एवरीवन, आई एम साक्षी राजपूत एंड स्वागत है आप सभी का बीएसपी फार्मेसी पे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जो कि आप बहुत बार आप जब हॉस्पिटल जाते होंगे तब ये टर्म सुनते होंगे, आप जब डॉक्टर के क्लिनिक में जाते होंगे तब ये टर्म सुनते होंगे। लेकिन क्या होता है कि समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका मीनिंग हमें पता नहीं होता मेडिकल लैंग्वेज में क्या है वो टर्म्स, क्या बोलते हैं वो लोग, कैसे आप उसे अपनी भाषा में समझेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक मेडिकल टर्म्स। कुछ बेसिक मेडिकल टर्म्स, मोस्ट कॉमन वर्ड्स विल हियर इन द डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। कुछ कॉमन वर्ड जो कि आप डॉक्टर के क्लिनिक में और या फिर हॉस्पिटल में सुनते हैं, राइट। उसके बाद बात करूं, यहाँ पे दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहले देख लेते हैं एनास्थेसिया। अब व्हाट इज एनास्थेसिया? विदाउट और लॉस ऑफ फीलिंग और सेंसेशन। आपने देखा होगा जब पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसे मेजर इंजरी वगैरह हो ही रहती है या फिर कोई भी उसका सर्जरी वगैरह होनी होती है, तो उसे क्या किया जाता है, बोलते हैं ना, सुन कर देते हैं, है ना। तो वो होता है एनास्थेसिया। अगर कोई पेशेंट वो कोई डॉक्टर या फिर क्लिनिक पे आपको वर्ड सुनने को मिले एनास्थेसिया, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या कर रहे हैं, पेशेंट को सुन कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को ना तो कोई फीलिंग आएगी और ना ही कोई सेंसेशन होगा। उसके बाद है एनास्थियोलॉजिस्ट। अब एनास्थियोलॉजिस्ट कौन होता है? फिजिशियन हु एडमिनिस्टर एन एनास्थेटिक। ऐसा फिजिशियन, ऐसे डॉक्टर जो कि क्या करते हैं, एनास्थेसिया पेशेंट को देते हैं। अ ड्रग दैट रिड्यूस फीलिंग। ऐसी ड्रग जो कि क्या कर देती है, फीलिंग को रिड्यूस कर देती है। जहां भी जैसे लोकल एनास्थेटिक लगा तो उस एरिया को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, सुन कर देते हैं, ना उसमें कोई फीलिंग होगी ना ही कोई सेंसेशन होगा। उसके बाद एटेक्सिया। अब एटेक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। मतलब मसल कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे कि आपकी पर्सन की बोलने में, ठीक है, कैसे वो बोल रहा है। उसके बाद आई मूवमेंट, कैसे वो आई मूवमेंट कर रहा है। एबिलिटी टू वॉक, चलने की एबिलिटी क्या है उसकी, ये सारी चीजें, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, पेशेंट इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है एटेक्सिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कोमा। अब देखिए कोमा क्या होता है, नॉर्मल सी टर्म है कोमा, सबको पता होता है। स्टेट ऑफ प्रोफाउंड अनकॉन्शियसनेस। मतलब क्या होता है, जो पर्सन है वो क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, मतलब उसे कोई भी होश नहीं रहेगा, वो जवाब देने में सक्षम नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा कि मदहोश। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कन्वल्सन। कन्वल्सन क्या होता है? सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल्स। एकदम से क्या हो जाए, मींस ग्रुप ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि पर्सन इरेगुलर हो जाता है, ब्रेन पे उसके इफेक्ट होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है कन्वर्जन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डिमेंटिया। डिमेंटिया मतलब मेंटल डिक्लाइन। अब देखिए मेंटल डिक्लाइन जो स्टूडेंट्स को होता है मोस्टली, अगर ब्रेन में उनके कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो वो मेंटल डिक्लाइन ही होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा का मतलब है उनकी लाइफ से फिजिकल एक्टिविटीज सब खत्म हो जाती हैं, गेम वगैरह वो नहीं करते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ठीक है। 24 में से 18-20 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेंटल डिक्लाइन हो जाता है, मतलब उन्हें भूलने की समस्या होने लगती है, उनकी जो हरकतें हैं वो चेंज होने लगती हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन क्या होता है? अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एज अ टाइम, प्लेस और आइडेंटिटी। अब देखिए डिस ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है, मान के चलिए कोई डॉक्टर ही है कोई, या फिर मेडिकल स्टोर वाला बंदा है, तो क्या करेगा, वो ड्रग्स दे रहा है, लास्ट 15-20 साल से उसे आइडिया है वही दवाइयां देने का, नॉर्मली जो चलती हैं क्लिनिक पे और या फिर कहाँ पे, आपके मेडिकल स्टोर पे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे कंफ्यूजन होने लगेगा। जो ड्रग्स वो पिछले 10-15 साल से सेल कर रहा है, दे रहा है पेशेंट को, और उसे एक्सपीरियंस भी है 15-20 साल का, लेकिन फिर भी अब उसे एक टाइम आने के बाद उसे कंफ्यूजन होने लगी ड्रग्स में, हाथ कांपने लगे वो दवाइयां देने में या फिर समझने में। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी, ये किस में आती है कंडीशन, डिसओरिएंटेशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे है गेट। ये क्या होता है? अ मैटर और स्टाइल ऑफ वॉकिंग।
किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्सन का क्या चलने का तरीका। उसके बाद मोनोफ्लेगिया। मोनोफ्लेगिया क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, किसी भी बॉडी के एक पार्ट का पैरालाइज हो जाना, मींस लकवा मार जाना किसी भी बॉडी के एक पार्ट को। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन न्यूरोलॉजी। देखिए ये जो टर्म अब मैं आपको बताऊंगी न्यूरॉन से रिलेटेड, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ध्यान से समझिएगा। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, उसके बाद और भी टर्म्स आएंगी वो क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सब न्यूरो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही है। फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन न्यूरोलॉजी, आपका वो फिजिशियन जो कि न्यूरोलॉजी में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, उसे पूरी जानकारी हो आपके नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स की। दैट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसने साइंटिफिक स्टडी की हो नर्वस सिस्टम की, डीपली स्टडी की हो, डज नॉट परफॉर्म सर्जरी। लेकिन जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो सर्जरी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, सर्जरी नहीं कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डिक्लाइन विद द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी मींस बताए, वो मेडिसिन जो कि आपके नर्वस सिस्टम की स्टडी करने के बाद उसके फंक्शंस और डिसऑर्डर्स देखने के बाद दी जाती हैं, ठीक है। मींस न्यूरोलॉजी का मतलब होता है कि कौन सी ड्रग्स आपकी नर्वस सिस्टम की पूरी स्टडी करने के बाद उसे कंडीशन देख के पेशेंट को उसे प्रिस्क्राइब की जाए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे है न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन का काम क्या होता है? फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन न्यूरोलॉजी, ऐसा फिजिशियन जो कि स्पेशलिस्ट हो न्यूरोलॉजी में, परफॉर्म सर्जरीज, जो कि आपके नर्वस सिस्टम की सर्जरीज कर सके। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो सर्जरी नहीं कर सकता है, सर्जरी कौन कर सकता है? न्यूरो सर्जन कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं आपका पैराप्लेगिया। पैराप्लेगिया क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, बॉडी के हाफ पार्ट में, नीचे के हिस्से में पैरालिसिस हो जाना, नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाना, लकवा मार जाना कहलाता है आपका पैराप्लेगिया। उसके बाद आ जाते हैं पोस्टिक्टल। पोस्टिक्टल क्या होता है? अकरिंग आफ्टर अ सीजर और अटैक। देखिए अगर किसी को सीजर आया है, कोई भी माइनर दौरा हुआ है, कोई भी अटैक वगैरह आया है किसी भी पेशेंट को, और इस कंडीशन के सही होते हुए या फिर इस कंडीशन के चलते हुए ही किसी को पैरालाइज हो जाता है तो वो कहलाता है पोस्टिक्टल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? फिजिशियन हु ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर, ऐसे फिजिशियन जो कि मेंटल डिसऑर्डर, जिसे दिमागी हालत सही नहीं होती है, ऐसे पेशेंट को ट्रीट करें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है साइकेट्री। अब साइकेट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेडिसिन की वो ब्रांच जो कि किससे डील करती है? मेंटल डिसऑर्डर्स से ट्रीट करती है, दिमागी समस्या जो होती है उन्हें ट्रीट करती है। डिसऑर्डर ऑफ्टन विदाउट एनी आइडेंटिफिएबल पैथोलॉजिकल कॉज, और उन डिसऑर्डर्स को मेनली जो कि जिनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई भी पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेज उनके नहीं निकलते, जब चेकअप करवाते हैं तो कुछ भी चेकअप के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो थेरेपी होती है, मींस जो आपकी दवाई वगैरह चलती है, वो क्या किसके अंदर आती है? साइकेट्री। उसके बाद आ जाते हैं साइकोजेनिक। अब साइकोजेनिक क्या होता है? प्रोड्यूस और कॉज्ड बाय फिजियोलॉजिकल फैक्टर। मेंटल डिसऑर्डर जो हो जाता है किसके द्वारा? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या हो जाना? मेंटल डिसऑर्डर हो जाना। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि फिजिकल हेल्थ हो गया, उसके बाद आपका फैटिग्यू हो गया, या फिर टाइम ऑफ लर्निंग हो गया, आपको कुछ अच्छे से याद नहीं रह पा रहा है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की किस तरीके की क्वालिटी आप ले रहे हैं। उसके बाद मतलब ज्यादा ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रहे, ड्रंक तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी फिजिकल फैक्टर में। उसके बाद स्टडी वगैरह भी इसमें आ जाता है फिजिकल फैक्टर्स में भी, कि आप हद से ज्यादा स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजियोजेनेटिक ओरिजिनेटिंग इन द माइंड। फिजियोजेनेटिक का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे जनरेट होती है, कंडीशन माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा, होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये सारी टर्म्स, क्योंकि पता होना बहुत जरूरी होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, न्यूरोसर्जन क्या होता है, या फिर अदर जितने भी मैंने टर्म्स आज बताई, ये सारी पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप बी फार्मा डी फार्मा के स्टूडेंट है तो हमारी सेमेस्टर के नोट्स और उसके बाद आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सेमेस्टर के ईयर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स भी, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी हम करवा रहे हैं। तो आप बीएसपी फार्मेसी ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे जल्दी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।